Hello students, how are you? Okay, let's start class 10th physics chapter electricity. Next topic, thermal velocity. Thermal velocity, before starting thermal velocity, let's discuss the structure of an element because in this chapter we will discuss different kind of solid conductors. So we have to understand their structure, what is the difference or what is special in their structure so that they can conduct electricity or some substances cannot, like insulators. So let's discuss first some previous knowledge. Suppose we know that some conductors like copper, iron, silver, gold, they all are metals and all metal conduct electricity. In class ninth we learned that metals are the substances which lose electron. अब ये लूज इलेक्ट्रॉन वाली बात की खासियत क्या है ये समझते हैं। जरा डिस्कस करते हैं इस बात को कि ये जो हमारे एटम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जस्ट इमेजिन कि हम सबसे पहले लेते हैं सबसे कॉमन कंडक्टर को जिसका नाम है कॉपर। जो क्या है? कॉपर। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? 29। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये कितना हो जाता है? 2 8 18 1। यानी इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कॉपर का न्यूक्लियस, इसके बाहर के शेल हो गई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसके बाहर एल शेल हो गई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। उसके बाहर हमारी शेल हो गई एम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। और एन शेल जो सबसे आखिरी शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक टर्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और एक ये टर्म है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब नाउ इमेजिन अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर मान लेते हैं, ये एल लेंथ का एक कॉपर वायर है जिसके अंदर ये एल लेंथ का कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है। क्रॉस सेक्शन मतलब जिसका एरिया, थिकनेस का एरिया कितना है? ए है। अब इस वायर के अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम होंगे। कॉपर के एटम बना लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ ताकि जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो क्लियर हो सके। नो, आई एम ड्राइंग सम कॉपर एटम्स एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। And now I draw a valence electron, this one valence electron, valence electron, valence electron, and this valence electron. So every copper is having one valence electron. Now what happens? Actually, every substance is kept at a temperature. At a temperature. ऐसा नहीं है हम किसी सब्सटेंस को फ्रिज में ही रखते हैं। मोस्टली हर सब्सटेंस कहाँ रखा होता है? रूम टेम्परेचर पे, लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो जब कोई सब्सटेंस 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहता होगा तो हम ये मान सकते हैं कि वो टेम्परेचर या वो एनर्जी जो होती है वो सब्सटेंस भी तो एब्जॉर्ब करता है। तो मान लिया कि रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा, रूम टेम्परेचर वो पड़ा इस कॉपर वायर के ऊपर। ठीक है। अब इस कॉपर वायर के ऊपर जब रूम टेम्परेचर पड़ेगा तो सबसे पहले इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे पहले टेम्परेचर किसको पड़ने वाला है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर पड़ेगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जैसे ही ये टेम्परेचर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये एनर्जी गेन करके बाहर निकल आता है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल आते हैं सब के सब। कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल पड़ता है, कोई सामने निकल पड़ता है, कोई कहीं पे भी निकल पड़ता है। रैंडम, दे कैन मूव रेंडमली। तो जब ये बाहर निकलते हैं टेम्परेचर के साथ,
तो उस टेम्परेचर की वजह से इनको एक तरीके से कह सकते हो एनर्जी मिल जाती है मूव करने की, यानी ये मूव करने लगते हैं ना, क्योंकि बाहर निकलने के लिए तो मूव करना पड़ेगा। तो व्हेन दे स्टार्ट मूविंग देन वी कैन से दे हैव अ वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन है डायरेक्शन इन दिस direction, the direction of this electron is this. I am drawing arrow, okay, for the direction. So thermal velocity क्या होती है? average velocity of electrons absorbed per unit area due to, या इसे ऐसे लिखो, acquired by the absorption of energy from the surrounding. Okay, due to this absorb energy, electrons acquire काइनेटिक एनर्जी। जो सब कहाँ थे, एक शेल में थे, अब ये बाहर निकल आए, ठीक है। ये सारी बातें एवरेज, ये जो हमारी थर्मल वेलोसिटी है उसी के लिए हैं। ये थर्मल वेलोसिटी क्या क्या करती है, इसकी वजह से क्या क्या होता है, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर पड़ता है कहाँ का, सराउंडिंग का, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट एरिया में, इनके पास क्या होता है, एक वेलोसिटी आ जाती है। उस वेलोसिटी की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, या कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करने लगते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें आप कैसे भी समझ सकते हो। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स which are free to move are called free electrons. Free electrons move randomly in an atom, in an element, ठीक है। ये क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। क्लियर है ये बात सारी। तो अब हम लोग क्या है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो पहले हमने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए, हमने एनर्जी दे दी, ठीक है। हमने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी दी, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मूव करने लगा रैंडमली, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब जैसे ही हम किसी एलिमेंट, ये जो हमारा कॉपर वायर है, इसके अंदर क्या करें, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, या कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि यही कॉपर वायर हमने उठाया। अब इसमें क्या था, इधर देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर से थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। ये कॉपर वायर है, इसके कॉपर एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सॉरी, तो इस कॉपर वायर पे जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करें, यानी कि हम इसे किससे जोड़ दें, एक सेल या
battery. So now I applied a battery on the copper wire. ठीक है, this is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery. Because this is negative terminal, the portion of the wire, this becomes negatively charged and this terminal will be positively charged. Okay, now what happens, now I am drawing only the ions and electrons. So this is copper. If it releases one electron, this becomes कॉपर आयन. ये क्या बन गया, कॉपर आयन, और इलेक्ट्रॉन निकल गया. तो ये क्या है, यहाँ पर हम कुछ कॉपर आयन बना लेते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि ये कॉपर का आयन है. दिस इज कॉपर आयन, दिस इज कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन. ओके, नाउ ड्यू टू दिस कॉपर आयन, this is produced because of free electron. These are the free electrons initially which were moving randomly, but now we produced a electrical field. हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी. अब हम बैटरी जोड़ेंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे अब इधर उधर नहीं भाग सकते. अब ये किधर भाग सकते हैं, केवल इस की तरफ, है ना. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ electrons motion. Okay, and this is the direction of electric current, this is the direction of electric current. I, direction of electric current. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, जैसे ही हमने ये जो थर्मल वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट की, तो ये क्या होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं. यही क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, डेफिनेशन अगर कहें तो एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय free electrons inside a metal by the application of an electrical field. ठीक है, तो हमने दो वेलोसिटीज पढ़ी, एक थर्मल और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, करंट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए. पहले तो ये रैंडम चल रहे थे इधर उधर. थर्मल वेलोसिटी में क्या था, ये रैंडम चल रहे थे. आप आगे जाके जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, रैंडम मोशन से इधर उधर टकरा रहे होते हैं, अंदर वॉल से आपस में टकरा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तुरंत वो कैसे दौड़ने लगेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना. जैसे अगर आपको एग्जाम्पल समझना हो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जस्ट इमेजिन कि हम लोग एक वो कर रहे हैं, क्या वो परेड निकल रही है. ठीक है, स्कूल में एक परेड का प्रोग्राम होना है, तो बच्चों को लाइन बना के कहा गया है कि चलना है आपको. ठीक है, टीचर साथ में नहीं था, उन्होंने बस बच्चों से कहा कि लाइन बनाओ और चलना है आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच. ठीक है, मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था बच्चों को लाइन बनाकर. ठीक, लेकिन अब कोई टीचर तो था नहीं, तो बच्चे क्या हुए, बच्चों के ऊपर कोई फोर्स तो था नहीं, वो मस्ती में अपने इधर उधर दौड़ रहे थे. तो जब वो मस्ती में इधर उधर दौड़ रहे थे, इसका मतलब उनके पास कैसी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी. लेकिन जैसे ही टीचर आ गया, अब जैसे ही टीचर आया मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई, अब क्या होगा, वो केवल ए से बी तक ही जा सकते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वजह से करंट जनरेट होता है. जब आप इधर उधर दौड़ोगे तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे क्या होंगे, कोई इधर दौड़ रहा, कोई इधर दौड़ रहा, यहाँ से यहाँ तो जा नहीं रहा कोई, सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या उस वायर के अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे एंड तक चलने लगती है. ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो रही है. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो अब रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. नेक्स्ट टॉपिक इज
relation between drift velocity and current। क्योंकि देखो करंट जनरेट क्यों हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे तो हो रहा है कि नहीं। अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ना जनरेट की होती तो वो थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, जब इधर उधर घूम रहे होते हैं तो करंट बनता कहीं पे नहीं बन पाता ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर से एक करंट कैरिंग वायर ले लिया हमने, ठीक है, करंट कैरिंग वायर ले लिया हमने, और इसमें हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज ए, दिस इज बी, लेंथ ऑफ द वायर इज एल, ठीक है। और इसे ए बी न मानो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, ठीक है। तो हम क्या क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, ओके। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ई, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे हम लोग इसमें, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वाली होगी, इसीलिए हम उसे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी डी से, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल जनरेट किया तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने लगेंगे सारे के सारे, ऐसे करके। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वी डी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वी डी वेलोसिटी कहलाएगी, क्लियर है। ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है ना ये डायरेक्शन में, तो दिस इज वी डी। अब हमें पता है पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, होता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन रूल से, क्वांटाइजेशन रूल पढ़ा है ना चार्ज का हमने। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, या इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखना चाहिए, इसे लिखना चाहिए चार्ज ऑन अ कंडक्टर, चार्ज ऑन अ कंडक्टर कितना होगा, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये n इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इस n की वैल्यू में फाइंड करनी होगी, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n देखो कैसे फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू, ये कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, L इंटू ए, है ना। n इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, n इंटू ए इंटू एल हो जाएगा कि नहीं, एक्चुअली क्या लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इंटू ए इंटू एल, यानी कि इस पूरी लेंथ इतने एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा एक वायर है तो इस वायर का ये तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, ये जो चौड़ाई आपको थिकनेस दिख रही है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ हो गई। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कैसे पता करेंगे, हम इसकी लेंथ, एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दें, बन गया ना। तो अब इस इक्वेशन को 1 मान लो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, NaL हो गया, Q इज इक्वल टू L इंटू ई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, चलिए अब देखो हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, फाइंड कर लेते हैं वैल्यू करंट के लिए। तो करंट के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, चलो ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक जो है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन
ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ जाता है, टी टाइम में यहाँ से यहाँ, जैसे ये जितने इलेक्ट्रॉन है सब आएंगे तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन्स कवर L distance in time interval t with velocity vd। ठीक है, यानी vd वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई एक पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हर इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक L डिस्प्लेस होगा, तो हमने क्या लिख लिया, वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L, टाइम कितना लगा t। ठीक है, कितना टाइम लगा t। तो अगर हम L की वैल्यू निकालें यहाँ पर इस L की जगह रखने के लिए, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी इंटू टी, वी डी इंटू टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम ये वैल्यू उठाकर क्या करते हैं, इसे इधर ले आते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो फ्रॉम, इसे मान लो इक्वेशन टू, Q इज इक्वल टू एन ए, एल की जगह पे क्या रख देंगे, वी डी इंटू टी ई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखो ये T इधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, Q अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए वी डी इंटू ई। और Q अपॉन टी क्या होता है, I होता है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए वी डी इंटू ई। ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किसके बीच में, करंट के बीच में। क्लियर? अब अगर हम और ध्यान से देखें इस बात को, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करें, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ना। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे उतने ही, जितनी जल्दी मूव करेंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा ना। तो ये क्या हो गया, मोर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ग्रेटर दी करंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the directly proportional to the area of cross section। यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू A, मोर एरिया मोर करंट, लेस एरिया लेस करंट। ठीक है, अब अगली बात डिस्कस करेंगे। अब इसका रिलेशन हम एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और फार्मूले को हम लोग समझ लेते हैं। एक और यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, है ना। तो अगर हम
इन दोनों का रिलेशन निकालें। आगे चल के हमें ये पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होगा? तो ये क्या रिलेशन निकलेगा हमारा? A is inversely proportional to drift velocity. More area of cross section less drift velocity. अब ये बात समझ लेते हैं कैसे, ठीक है? इस बात को समझते हैं कैसे। एक्चुअली हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब सपोज करते हैं हमारे पास पानी वाले पाइप हैं, ठीक है? क्या है? पानी वाले पाइप। और ये सब हमने करके देखा है। जब हम पाइप जो हमारे पास, मान लिया कि ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पाइप है, ठीक है? इससे पर सेकेंड पानी जो है वो निकल रहा है। अगर आपको इस पानी की स्पीड बढ़ानी है, इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं? इस पाइप के आगे उंगली रख देते हैं तो पानी तेज़ी से निकलने लगता है ना, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जितना एरिया कम करेंगे उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी पानी तेज़ी से निकलेगा ना, यानी ड्रिफ्ट, ये जो पानी की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी ना। अगर हम पाइप के आगे उंगली लगा दें पानी दूर तक जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो सेम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी है कि अगर एरिया कम हो जाएगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे ना, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से निकलेंगे। तो इसीलिए क्या होगा? जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। फिर से अपने आप इलेक्ट्रॉन की ही तो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपने आप सोच लेना, जब एरिया कम करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तेज़ी से निकलेंगे। जैसे कि हमारे पानी के पाइप में होता है, पानी तो उतना ही निकलना है हर सेकंड, तो वो क्या करता है? पानी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ऐसे ही पर यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आगे चल के आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे, तो चार्ज तो कंजर्व रहना है उतने एरिया में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हमारा मेंटेन रखने के लिए क्या होगा? तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक? अगर इसको डायग्राम को ऐसे बनाओ, ठीक है, तो ए पोर्शन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है? अगर पानी ऐसे निकालो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यहाँ से निकालो, अगर पानी इधर से निकल रहा हो तो वीडी ज़्यादा हो जाएगी ना वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर। क्लियर है सबको ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करंट के फ्लो में। क्लियर? अब हम अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं दैट इज ओम्स लॉ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ओम्स लॉ। तो उससे पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करके दोबारा से बताऊंगा। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो समझ लेने से ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से होगी हमारी, क्योंकि आगे चल के हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ना है। तो पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्लियर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।